सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी में, यानी हमारी इंडियन इकॉनमी में कितने सेक्टर्स हैं? तो एज ऑलरेडी नो कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एंड देन थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। यस नो? तो एक ओवरव्यू मैं आपको करा रहा हूं कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कराने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में प्रिवेल कर रही है उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, यानी गवर्नमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एमजी नरेगा प्रोग्राम्स हैं, नीति आयोग ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड फॉर द एमसीक्यू ऑल्सो। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कि आप ये जो टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं ये भी मार्क्स कैरी करेंगे, एमसीक्यू में भी कैरी करेंगे, एज वेल एज लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द प्राइमरी सेक्टर। क्या मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर का? सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, दूसरे तरह के एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी टू पार्ट्स में होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी है, ये प्रिंट कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है, तो प्रिंट कल्चर को ज़्यादा टाइम देंगे। यस नो? अंडरस्टूड? तो टॉपिक ये वाला इजी है, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विथ द टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज कंसर्न विथ डूइंग द वर्क एंड जनरेटिंग द इनकम, यानी आप ऐसे सर्विस की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं जहां पे आप काम करते हैं और उसके रिटर्न में आपको पैसे मिलते हैं। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं? जिससे आप पैसे अर्न नहीं करते हैं। तो ऐसे काम जिससे आप पैसे अर्न नहीं करते हैं उसको नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। बट यहाँ पे आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज डन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इनकम, फॉर अर्निंग इनकम, यानी इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी आप करते हैं उसे आप बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कितने तरह की इकोनॉमी होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आर दो सेक्टर विच इज लिंक्ड विद द लैंड या नेचर से ऐसे रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्शन सर्विसेज हो गए। फॉर एग्जांपल माइनिंग कर रहे हैं आप, एग्रीकल्चर कर रहे हैं आप, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आप क्या कर रहे हैं, नेचर से इंक्लूडेड है, तो उसे आप बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अदर एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ओके। माइनिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में? डेयरी फार्मिंग, सेरिकल्चर, यस नो, वाइट रिवॉल्यूशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स, ओके। तो इस तरह के एग्रीकल्चर, इस तरह के एक्टिविटीज जो है वो लैंड और नेचर से रिलेटेड है और वो आप डायरेक्टली अर्थ से निकाल रहे हैं, ओके, बट उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट प्रोसेसिंग दोज एक्टिविटीज, यस नो। तो प्रोसेस कब कर रहे हैं? जब आप उसको सेकेंड सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं? जब आप प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को सेकेंडरी सेक्टर यानी अदर गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीट प्रोड्यूस किया और उसको आपने फ्लोर में कन्वर्ट किया, यस नो। तो इस सेक्टर को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, यस नो। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। अदर नेम भी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जितने भी हैं, चाहे वो बिस्किट बना रही है, कोई कंपनी बिस्किट बना रही है तो कौन से सेक्टर में आएंगे? विद एग्जांपल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आप बिस्किट बना रहे हैं या कोई फर्म बिस्किट बना रही है, कंपनी बिस्किट बना रही है, तो कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो इट कम्स इन सेकेंडरी, ओके। तो इसी तरह से टेक्सटाइल्स हो गए। टेक्सटाइल में कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, देन फाइबर कंपनीज जितने भी हो गए, वो सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इंडस्ट्रीज आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, ओके। सो नेक्स्ट एज एग्जांपल अगर आप बोर्ड पे देखेंगे इसके तो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप क्या कर रहे हैं? क्लोथ मेकिंग कर रहे हैं, शुगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ब्रिक मेकिंग करते हैं और इंडस्ट्रीज, ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड हो जाते हैं। यानी एक तरह से ब्रिक मेकिंग को आप क्या बोलते हैं? कौन से सॉइल से प्रोड्यूस करते हैं? तो आपने देखा होगा तो लेटराइट सॉइल से प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर में, सॉइल के चैप्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आगे देखिए, टर्शियरी सेक्टर आर दो सेक्टर विच गिव सर्विसेज, यस नो।
जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जब सर्विसेज दिए जाते हैं तो उस सेक्टर को बोलते हैं आप टर्शियरी सेक्टर. ओके, एंड सर्विसेज इंक्लूड्स बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारे आपके सर्विसेज जो है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं. अगर आप टीचिंग भी बोले तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस. ओके, एंड इट इज इनटेंजिबल, यू कैनॉट सी दिस. यस नो, आप उसको देख नहीं सकते हैं. टेंजिबल जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इनटेंजिबल जिसको आप महसूस कर सकते हैं. यस नो, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. टेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो है इनटेंजिबल. तो सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन सेंस. ओके, और क्या एग्जांपल बोल सकते हैं? ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया. टीचिंग, यस नो. तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल है. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मोबाइल सर्विसेज जो आपको मिल रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और मोबाइल का कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं. यस और नो. तो पॉजिटिव यूज़ भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे केयरफुली सुनेंगे क्या टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, बट फास्ट करेंगे. वी आर इनटू द वी आर नॉट इनटू द स्लो मूव, वी आर इनटू द फास्ट मूव. वाई सो आई एम टेलिंग कि आपके ये टॉपिक्स ईजी है, आपने ऑलरेडी कवर अप कर रखे होंगे, बट एज अ टीचर वी हैव टू कवर दिस टॉपिक. आगे आइए. तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्रोवाइड रॉ मटेरियल. सेकेंडरी सेक्टर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करते हैं. टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज देते हैं. जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी विच जनरेट्स द इनकम, यस नो, विद इन अ ईयर. तो उसे आप क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं. यानी इंडिया की जीडीपी कितनी है? अगर आपने कभी सुना होगा इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है. यस नो. तो जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपसे पूछूं किसी से भी, अगर एग्जाम में आ गया कि जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? एनएनपीएफसी बोलते हैं या नेशनल इनकम को एनआई भी बोलते हैं, N.I, नेशनल इनकम. तो जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताइए. किसी ने आंसर दिया? नो. जब बाहर के इनकम को जब आप ऐड कर देते हो तो नेशनल इनकम क्रिएट होता है, यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड. किस चीज को ऐड करते हैं? इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर की इनकम को जब आप अर्न कर देते हैं या ऐड कर देते हैं जीडीपी में तो वो बन जाता है नेशनल इनकम. यस नो. सो इस तरह से नेशनल इनकम कैसे बनेगा? जीडीपी प्लस इनकम अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड. ओके, नेक्स्ट आइए. तो जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? यानी कंट्री के अंदर में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसको आप जीडीपी में बोल सकते हैं, विद इन द कंट्री इनकम. ओके, सो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री भी अगर आप बोले तो वो भी अच्छा है. ठीक है, विद इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड एज जीडीपी. एंड यहां पे ये भी चीज लिखे हुए है सेकंड पॉइंट में कि आप फाइनल गुड्स की ही कैलकुलेशन करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स के कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं. वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी दीज आर द प्रिकॉशंस. तो इस तरह से आप देखते हैं कि फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स की ही काउंटिंग करते हैं और उनमें इंटरमीडिएट गुड्स के कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं. सपोज मान लीजिए आपने एक पेन बनाया. ठीक है, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ पेन. ये पेन आपने बनाया 10 रुपीज में. ओके, कितने में बनाया? 10 रुपीज में बनाया. अब क्या करते हैं कि पेन को बनाने के लिए सपोज मान लीजिए आपने इसके ऊपर रॉ मटेरियल और लेबर खर्च जो है वो 7 रुपीज का किया था. यस नो. इसे आप बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो 7 रुपए बनाने में आपने पेन लगाए, पेन को बनाने में 7 रुपए लगे और 3 रुपए एडेड आपने उसमें से क्या किए? अपनी प्रॉफिट जोड़ ली सपोज, और पेन की कॉस्ट बनी 10 रुपीज. तो कितने पे टैक्स देंगे आप? 10 पे टैक्स देंगे या 7 पे टैक्स देंगे या 3 पे टैक्स देंगे? व्हाट इज योर आंसर? क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने में.
तो जितनी भी आपकी जो अर्निंग है इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, यानी क्या है 10 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3। 3 के ऊपर आप टैक्स देंगे, किसके ऊपर टैक्स देंगे 3 रुपीज के ऊपर आपने क्या करना होगा टैक्स देंगे। दैट इज वाई वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी डिडक्ट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि आपने उसके ऊपर खर्च किया है, वो आपकी अर्निंग नहीं है। ओके चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया सभी को ये पार्ट? तो क्या लिखा है, ओनली फाइनल गुड्स आर काउंटेड, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। एक कार है, कार को बनाने में आपने सपोज एक मारुति की कार को 4 लाख रुपए बनाने में लग गए। अगर 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ले रहे हैं और किसी कंपनी ने सीट प्रोवाइड किया, हॉर्न प्रोवाइड किया, है ना, लाइट्स प्रोवाइड किए उसी कंपनी को, और गवर्नमेंट उनसे भी टैक्स ले रही है और कार के ऊपर 4 लाख के ऊपर भी टैक्स ले रही है, तो इसे आप क्या बोलते हैं डबल काउंटिंग। एक वैल्यू ऑफ गुड्स को 2 बार नेशनल इनकम में जब कैलकुलेट करते हैं तो आप उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी डिडक्ट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वी डू नॉट इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड्स। ओके आगे देखिए, हिस्टोरिकल चेंजेस अगर बोले तो जस्ट इजी रीडिंग पार्ट है। ऑलरेडी आपने देखा कि अर्ली टाइम पे प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट थे, सेकेंडरी थोड़े कम थे, और टर्शियरी सर्विस सेक्टर इतने ज़्यादा नहीं थे। बट आज की डेट में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर देता है, बट टर्शियरी सेक्टर से जीडीपी में सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। यानी सबसे ज़्यादा इनकम आप किस सेक्टर से अर्न करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा, टर्शियरी सेक्टर से आप अर्न करते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में ग्रोइंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, है ना, सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, है ना। तो दीज आर ऑल टुगेदर यू आर गिविंग सर्विसेज, और इन सर्विस सेक्टर से जीडीपी या नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है आज की डेट में। ओके, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर, क्यों टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है, क्यों ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में फास्ट ग्रोइंग है, फास्ट पीरियड चल रहा है, एंड पीपल आर अर्निंग अ लॉट। यस नाउ, सब ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, घर बैठे सर्विसेज चाहिए। यस और नो। दूसरी बात यह है कि आपके ग्रोइंग टाइम में आपके पास बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल चाहते हैं कि आपके पास रहे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल सर्विसेज चाहिए आपको, रेस्टोरेंट सर्विसेज चाहिए, ये भी तो रेस्टोरेंट अगर किसी ने फूड डिलीवरी का खोल रखा वो भी तो सर्विस है। देखिए, सो बेसिक सर्विसेज क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस, कोर्ट्स, ये सारे से सर्विसेज हमें चाहिए। गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। तो हॉस्पिटल्स भी आज की डेट में प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के पास भी हैं, तो गवर्नमेंट जनरली इन चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन मेनली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बैंकिंग फैसिलिटी प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है। यस और नो। तो दीज सर्विसेज वी रिक्वायर्ड। तो बेसिक सर्विसेज हमें चाहिए। फिर लिखा है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीजेज डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहे हैं, ग्रोथ करने के लिए आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ें सर्विसेज रिक्वायर्ड हो रही है लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर वीट प्रोडक्शन की, तो वीट को रखने के लिए कौन सी जगह होती है, वेयर हाउसेज में रखोगे। कहाँ पे रखोगे, वेयर हाउसेज में रखोगे। दूसरी बात यह है कि आपने प्रोडक्शन कर लिया, अगर आपको इंश्योरेंस की चाहिए ज़रूरत, वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट बर्न हो जाता है या ख़त्म हो जाता है किसी भी कैलेमिटीज़ के कारण, तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस की भी इंश्योरेंस की भी सर्विसेज चाहिए। यस नो। बफर तो बोल सकते हैं, बफर स्टॉक बोल सकते हैं, बट वहाँ पे आप जनरली क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये मेंटेन करती है कि इंडिया में कितने वीट और राइस हम स्टोर करके रखेंगे, यानी स्टोरेज का काम करते हैं। ओके, सो ट्रेड, स्टोरेज, ये सारे सर्विसेज चाहिए आज की डेट में कमिंग जनरेशन्स में। दैट इज़ वाई रिक्वायर्ड द टर्शियरी सेक्टर। देन मैंने आपको बताया कि आज की डेट में लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए। या सुनो, घर बैठे बैठे आपको क्या चाहिए, घर पे खाना चाहिए, क्या चाहिए, तो आप क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हो, यस और नो। तो वो क्या है, सर्विसेज के थ्रू ही तो मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनकम लेवल राइज कर रही है एंड पीपल डिमांड्स आर आल्सो इंक्रीजिंग नाउ अडेज। क्या लिखा हुआ है,
पॉपुलेशन डिमांड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स। आज की डेट में आप क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स की डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, खाने पीने की चीज़ों की, ठीक है। अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यस नो। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, महंगे से महंगे स्कूल्स हैं, यस नो। और वहाँ पे भी आपको अच्छे स्कूल्स भी चाहिए क्योंकि आपकी अर्निंग बढ़ गई है। आगे देखें। सो इस तरह से फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ न्यू सर्विसेज। नाउ आज की डेट में न्यू सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सारे सॉफ्टवेयर ही तो हैं। आप जो देख रहे हैं ये पीछे क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है लोगों की ईज को बढ़ा रहे हैं, यस नो। दैट इज वाई वी रिक्वायर व्हाट वी रिक्वायर मोर एंड मोर tertiary sector. So there is a growing need of tertiary sector nowadays in the economy. Clear? Okay, employment and unemployment. अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले क्या होता है कि जब आप फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, पीपल काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग इन द फुल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर फील्ड है और यहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की ज़रूरत है? 2-4 लोगों की ज़रूरत है, बट ज़्यादा काम कर रहे हैं, यस नो। अगर 2 की ज़रूरत है तो यहाँ पे टोटल ये जो इतने लोग काम कर रहे हैं 7 लोग, तो 7 आर कॉल्ड डिसगाइज्ड। सो जितने भी एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यूएसए जैसे अगर बाहर की कंट्री की बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एक खेत पे कम लोग काम करते हैं। सो दैट इज वाई दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या है, इन द work area where less people are required, more people are working. So this is a example of disguised unemployment. आपके बुक में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, if 5 people are working in on a farm where 3 are enough then 2 are underemployed or disguised unemployed. इसको आप disguised unemployed भी बोल सकते हैं इस तरह के पर्सन को। less number of people are required where more number of people are working, that is called as disguised unemployed. समझ में आ गया सभी को? आगे आइए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मेनली गवर्नमेंट एक्शन ही होता है या गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जांपल इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर सकती है गवर्नमेंट, यस नो। क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे सकती है ज़्यादा, अच्छे सीड्स दे सकती है गवर्नमेंट ज़्यादा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिसे आप बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं, यस नो। इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तीसरे चौथे तरह के इंडस्ट्रीज़ कौन से होते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने का काम गवर्नमेंट का होता है। और अगर किसी इकॉनमी के अंदर अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कंट्री प्रोग्रेस करेगी, यस नो। और गवर्नमेंट के स्कीम्स भी हैं बहुत सारे, जैसे आपने एमजी नरेगा का नाम सुना है, ठीक है, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यस नो। एमजी नरेगा का अगर आपने नाम सुना हो तो इस तरह से एमजी नरेगा जो है वो भी एक तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, यस नो नो। एंड देन नीति आयोग का एक टॉपिक आता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलेंगे आप? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एमजी नरेगा और नीति आयोग के हिसाब से जब इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा रहा है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिससे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फॉर एग्जांपल रोजगार को बढ़ाने के लिए ये योजना गवर्नमेंट चला रही है, यस नो। सो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। बट इस चैप्टर में आपने एमजी नरेगा पढ़ना है, यस और नो। क्या फुल फॉर्म होता है एमजी नरेगा का बेटा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस तरह से 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इट प्रोवाइड्स द रूरल एम्प्लॉयमेंट। क्या करता है ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है, ओके। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ सेक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं और कुछ सेक्टर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज होते हैं, यस नो। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो
Organized sector are those sectors which is recognized and registered by the government, and they are giving the various facilities, जैसे आप PF facilities बोल रहे हैं, then फिर medical facilities बोल रहे हैं, है ना, और वो जो workers रखते हैं या officials रखते हैं वो परमानेंट पीरियड के लिए रखते हैं, उनको उनको बहुत सारे सर्विसेज दिए जाते हैं, जैसे हाउसिंग सर्विसेज हो गए, रेगुलर सैलरी दी जाती है, ऐसा नहीं कि एक महीने देते हैं दूसरे महीने नहीं देते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं, ऐसे लेबर्स रख रहे हैं आप जिसको आप सैलरी आज दे रहे हैं कल नहीं दे रहे हैं, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, वर्कर्स गेट रेगुलर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है यहाँ पे, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के फीचर्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ऐसे सेक्टर जिसमें कि जो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी ले ऑफ कर दिया जाता है, यानी कभी भी निकाल दिया जाता है, कभी भी कॉल कर लिया जाता है। ओके, वेजेस लो होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं, बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ये सारे एग्जांपल हैं। डेली वेजेस को आप क्या बोल रहे हैं, डेली वेज लेबरर्स को आप बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस तरह से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्जाम्पल है। कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ओनर्स होते हैं वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यानी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिखा है आपके इसमें, नीड लॉज एंड सपोर्ट। यस नो, अगर लेबर है कोई, आप उसको आज रख रहे हो कल नहीं रख रहे हो, ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तो उसके लिए लॉज और सपोर्ट उनको ज़रूरत है। यस नो, देन सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड क्रेडिट एंड फेयर वेजेस। ठीक है, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम क्या करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को क्या करें, फेयर वेजेस दें। यस नो, फेयर वेजेस के लिए कई बार क्या कर सकते हैं आप, लॉ कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स में जा सकते हैं। वी हैव द लेबर कोर्ट्स ऑल्सो। सोशल सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए इनको, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंप्रूव करने का तरीका है। पब्लिक एंड प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, पब्लिक जो गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट जो ओनर, इंडिविजुअल ओनर अर्न करता है या ग्रुप ऑफ पीपल अर्न करते हैं, क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल उसको मैनेज करते हैं। यस नो, सो प्राइवेट, पब्लिक क्या होता है, विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट क्या होता है, द सेक्टर विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, इसको आप बोलते हैं प्राइवेट। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा, अंबानी, ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स हो गए। पब्लिक सेक्टर जैसे एग्जांपल BHEL, BEL, यस नो, NTPC, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स के एग्जांपल हैं। रेलवेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, ये सारे। बट अगर सेक्टर्स की बात करें, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, BHEL अगर एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो वो बेटर है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और कोई एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट वो बैंकिंग सेक्टर में है, और क्या बताइएगा, और कोई एग्जांपल। तो इस तरह से ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर्स में आ जाते हैं। आगे देखिए, बट प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको ओनरशिप के बेसिस पे बताया। प्राइवेट में ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, पब्लिक में एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। तो इस तरह से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, BEL मैंने बताया, BHEL बताया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सारे पब्लिक के एग्जांपल हैं। आगे चलिए बेटा, ठीक है, मीडियम एंड शॉर्ट, ये बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, सभी सारे नोट्स हमने जो डिस्कस किए हैं। रेलवे भी एग्जांपल है, यस नो, IRCTC है ना, इंडियन रेलवे। तो इस तरह से ये नोट्स आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यस और नो, आगे बढ़ें, प्रिंट के ऊपर जल्दी आएंगे आप। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज भी कर दिया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमने डिस्कस कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक्सप्लेन हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डैम्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, फ्लाईओवर्स बनाएंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे मान लीजिए MG नरेगा, ये इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, पब्लिक प्राइवेट हमने डिफरेंस कर लिया। टर्शियरी सेक्टर क्यों रैपिडली ग्रो कर रही है ये भी हमने कर लिया, ठीक है। प्रोटेक्शन क्यों करना है ये भी हमने कर लिया, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है।